स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BCA क्लासेस में। आज हम 11th क्लास के लिए अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक लेके आए हैं एडवांटेज, और साथ ही साथ हम यूजर्स भी कराने वाले हैं कि अकाउंटिंग के यूजर कौन कौन है, आखिर किन किन को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, आखिर वे यूजर है कौन कौन से। तो अगर जिसने हमारे इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं यहाँ पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है कि जो अकाउंट्स जो हम अकाउंट तैयार करते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है, आखिर उनकी जरूरत किस किस को होती है, कौन कौन से पर्सन है, कौन कौन सी फर्में हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अकाउंट की इंफॉर्मेशन पड़ती है। एक तरह से कह सकते हैं कि वे पार्टियां जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है, आखिर वे कौन कौन है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर है हम उनको यहाँ पे 2 टाइप में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर बोलते हैं जो एक फर्म के अंदर रहते हैं और फर्म को ऑपरेट करते हैं, और एक्सटर्नल यूजर में होते हैं जो फर्म के अंदर कोई कार्य नहीं करते बट जो बाहर रह के फर्म में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका किसी ना किसी रीजन से फर्म के साथ लिंक होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इंटरनल यूजर जो कि हमारे पास है ओनर्स, जो मालिक लोग होते हैं, मालिक लोग और मैनेजमेंट। जो ओनर्स और मैनेजमेंट है में क्या होंगे हमारे पास इंटरनल यूजर कहलाएंगे। ओनर क्या होते हैं, आखिर ओनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ओनर क्या होते हैं, मालिक होते हैं किसके, एक फर्म के मालिक होते हैं, और ये फर्म में कैपिटल लगाते हैं, मतलब पूंजी लगा। मालिक लोग होते हैं जो ओनर होते हैं वो ये चेक करते हैं क्योंकि उन्होंने जो कैपिटल लगाई है वो कैपिटल उनकी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है और फर्म को कितना लॉस हो रहा है। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। और साथ ही साथ ये भी चेक करने के लिए इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि जो फर्म है उस हमारी जो फर्म है उसके पास कितनी एसेट्स अभी है और कितनी उनकी लायबिलिटी है। वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो इसलिए इनको कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर है। और इसके साथ ही जो इंटरनल यूजर है वो हमारे पास है मैनेजमेंट, मतलब एक प्रबंधक जो होता है, एक मैनेजर जो होता है, उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, फर्म को ऑपरेट करते हैं, फर्म को चलाते हैं। और जब ये फर्म को ऑपरेट करते हैं, फर्म को चलाते हैं, तो उनको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि फर्म के लिए प्लानिंग करना कि फ्यूचर में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उनके लिए डिसीजन लेना कि उनका प्राइस हम कितना निर्धारित करेंगे, और साथ ही साथ कुछ जो हमारे एक्सपेंसेस हो उनको कंट्रोल करना भी इनको पड़ता है। तो उन कार्यों के लिए इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनको कहाँ से प्राप्त होती है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं और उस अकाउंटिंग में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं और जो बैलेंस शीट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट, और साथ ही साथ एक हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे। तो जब ये चीज हम जो तैयार करते हैं, इनसे ही इनको मैनेजर को इंफॉर्मेशन मिलती है सभी तरह की, जिससे फ्यूचर में अपना जो बिजनेस है उसको ऑपरेट कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इंटरनल यूजर थे। आइए हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल यूजर के लिए जो एक्सटर्नल यूजर होगा वे कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल यूजर में हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर की। जो हमारे पास इन्वेस्टर है, मतलब कि इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो फर्म में क्या करते हैं, अपनी मनी, अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं। और वे इन्वेस्ट कब करेंगे, वो देखने के लिए, इन्वेस्ट करने से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आखिर जो पैसा हम फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, वो पैसा हमारा कितना सुरक्षित है और उस पैसे पे हमारी इनकम क्या हो सकती है। इन सभी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, क्रेडिटर वे लोग होते हैं जो फर्म को
जो गुड वो उधार में माल बेचते हैं, या हम कह सकते हैं कि फर्म जो होती है वो क्रेडिटर से उधार में माल परचेज करती है। तो इनको इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये भी जानना चाहते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और फर्म हमारा जो पैसा है वो पे भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्रेडिटर को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ क्या है, लैंडर्स। लैंडर्स जो होती है, लैंडर्स वे व्यक्ति होते हैं जो फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर एक फर्म है उसको लोन की जरूरत पड़ती है तो क्या करेगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर बैंक के पास ही लोन लेने के लिए जाएगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होगा या फिर कोई बैंक होगा वो क्या करेगा, इस फर्म को लोन देने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के साथ साथ उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसकी या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको क्या करेगा, चेक करेगा, जिसके द्वारा वो डिसीजन ले सकता है कि फर्म को लोन देना है या नहीं देना है। तो इसलिए लैंडर्स जो होते हैं जो फर्म को लोन पे करते हैं इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। साथ साथ एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉय वे कर्मचारी होती है जो फर्म के अंदर कार्य करते हैं, मतलब फर्म में वर्क करते हैं, फर्म में जॉब करते हैं, और ये फर्म में जब जॉब करते हैं इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वे चाहते हैं कि उनको भी अधिक से अधिक वेजेस और सैलरी प्राप्त हो। तो साथ ही साथ ये चेक करने के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि जो इनको और जो बोनस है वो फर्म की तरफ से ईयर टू ईयर प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो इन सभी की इंफॉर्मेशन के लिए, इन सभी की जानकारी के लिए इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉय वे व्यक्ति होती है जो फर्म के अंदर कार्य करते हैं, और जब ये फर्म के अंदर कार्य करते हैं तो इनको क्या होता है, इनको हाई वेजेज एंड सैलरी, मतलब वेजेज और सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सी, ज्यादा वेजेज और सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये देखना चाहते हैं कि जो इनको बोनस वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह मतलब फर्म की तरफ से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इन सभी की जानकारी के लिए इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अगला टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का एक अहम रोल होता है फर्म के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म के लिए कुछ रूल्स वगैरह भी बनाती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर फर्म पे टैक्स भी लगाती है। जब ये फर्म पे टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट को टैक्स की स्टेटमेंट बनाने के लिए, मतलब टैक्स कितना बना और क्या कुछ टैक्स लगा है वो सब कुछ तैयार करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह ये सभी टैक्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट लगाएगी, और ये इन सभी टैक्स की जो कैलकुलेट किया जाएगा, ये सभी टैक्स जो कैलकुलेट किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे, जब क्या होगा, गवर्नमेंट इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनसे प्राप्त करेगी, मतलब इसके फाइनल अकाउंट लेगी और उनके द्वारा जीएसटी फर्म के ऊपर लगाएगी। तो साथ ही साथ अगला जो एक्सटर्नल यूजर है वो है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक एक अहम रोल निभाती है फर्म के लिए। क्यों, क्योंकि पब्लिक ही क्या करती है, एक फर्म के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट यूज करती है, उसको परचेज करती है, ठीक है। तो इसलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा ये जानने की कोशिश करती है कि क्या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, क्योंकि अगर फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन काफी बेटर है, ठीक है, तो ये क्या करेगी कि इनको लगेगा कि फर्म क्या करेगी, उनको जो बेस्ट प्रोडक्ट और कम कॉस्ट में ही प्रोवाइड करा देगी। और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि फर्म कितने रोजगार निकाल रही है और फर्म मतलब कितनी सुविधाएं एक एम्प्लॉय को दे रही है। तो मतलब ये पब्लिक भी क्या करती है, इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे यूजर और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कराया, जिसमें हमने इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर के बारे में डिस्कस किया। इंटरनल यूजर में हमारे यहाँ पे ओनर्स एंड मैनेजमेंट आते हैं जो फर्म को ऑपरेट करते हैं। एक्सटर्नल यूजर में होते हैं जो फर्म को ऑपरेट तो नहीं करते बट किसी न किसी कारण से फर्म के साथ लिंक में रहते हैं, जैसे कि हमारा इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, लैंडर्स हो गया, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक। ये सभी जो एक्सटर्नल यूजर है ये किसी न किसी तरीके से फर्म के साथ लिंक में रहते हैं। तो इनको सभी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या होती है, नीड होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये सभी अकाउंट यूजर है किसके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये टॉपिक किया। आइए अब हम करते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, कि इसके लाभ क्या है और इसकी लिमिटेशन की कमियां क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एडवांटेज की ओर। एडवांटेज और या यूज अकाउंटिंग, मतलब एडवांटेज या यूज क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेल्प इन मैनेजमेंट इन बिजनेस, कि जो अकाउंटिंग है
वो एक मैनेजमेंट को बिजनेस के अंदर कैसे हेल्प करती है। मैनेजमेंट को बिजनेस के अंदर वो इस तरीके से हेल्प करती है कि मैनेजमेंट इनके द्वारा क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प होती है, हेल्प इन प्लानिंग, हेल्प इन डिसीजन और हेल्प इन कंट्रोलिंग। इन तरीके से क्या होता है, मैनेजमेंट को हेल्प होती है कि हेल्प इन प्लानिंग, क्योंकि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जब अकाउंट अच्छी तरह से मेंटेन होते हैं तो मैनेजमेंट को हेल्प होती है कि उसने फ्यूचर में आने वाले सालों में फर्म के बारे में क्या प्लानिंग करनी है। तो इस तरह से वेट मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर को हेल्प होती है। साथ ही साथ हेल्प इन डिसीजन, और वो एक डिसीजन ले सकता है कि फ्यूचर में जो सेल्स है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या रखना है और उसको किस प्रकार से सेल्स को इंक्रीज करना है। हेल्प इन कंट्रोलिंग, और जो मतलब एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो मतलब प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो लार्ज है, उसको कैसे कम किया जाए और एक्स्ट्रा खर्चों को किस प्रकार से रोका जाए। तो एक मैनेजर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है प्लानिंग, डिसीजन एंड कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड कंप्लीटली एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा मतलब अकाउंटिंग क्या करती है, हमें एक हेल्प करती है किसके लिए, एक कंप्लीटली एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे पास बिजनेस है उसके जो स्कोप है वो काफ़ी लार्ज है, एक तरह से काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन डे बाई डे की जाती है और इन ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी मेमोरी में याद नहीं रख सकते, क्योंकि हम आज तो याद रख सकते हैं, 10 दिन बाद 5 दिन बाद हम उसको याद नहीं रख सकते। तो इस तरह से इन सभी से बचने के लिए क्या होता है, एक कंप्लीटली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है किसके, अकाउंटिंग के अंदर, जिससे कि सभी जो ट्रांजेक्शन है, सभी जो हमारे लेन देन है वो हमारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किए जा सके। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो अकाउंटिंग हम तैयार करते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन लेन देन करते हैं, जब उनको बुक्स के अंदर एंट्री कर देते हैं और हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, तो क्या होता है, हमें फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस और उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को तैयार करने में भी अकाउंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी, और ये क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। जैसे कि एक जो फर्म का मालिक है, मैनेजर है, वो ये चेक कर सकता है कि जो फर्म के इस साल के प्रॉफिट है, इस साल का जो कॉस्ट है, इस साल की जो सेल्स है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। हमारी जो कॉस्ट है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग, हमारी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। इन सभी को क्या करता है, वो आपस में कंपेयर कर सकता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और अकाउंटिंग के द्वारा टैक्स लायबिलिटी करना भी बिल्कुल आसान रहता है, उसमें भी हेल्प मिलती है। क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, हम उनके द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस बार हमारे पास टैक्स कितना बना है और कितना टैक्स हमने पे कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें भी हेल्प होती है। नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर, और जो हमारे लीगल मैटर होते हैं उनमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल एविडेंस के रूप में रखे होते हैं। मान लिया कि अगर फर्म का किसी इन्वेस्टर के साथ या क्रेडिटर के साथ कुछ आपसी लेन देन बिगड़ जाता है और वो उस पर क्लेम कर देता है कि इसने मेरा पेमेंट वगैरह नहीं दिया, मेरा पेमेंट रोक रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो सिस्टमैटिक और कंप्लीटली रिकॉर्ड रखा है उसको हम एक एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं कि हमने सब कुछ पेमेंट क्लियर किया हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि लीगल मैटर में भी इसको एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं। फैसिलिटीज सेल्स ऑफ बिजनेस, जब हम कोई बिजनेस सोल्ड करते हैं तो बिजनेस सोल्ड करने से पहले हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि हमारे पास कितना कितना प्रॉफिट है बिजनेस में, कितना लॉस है, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए हमें चेक करते हैं कि बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है वो कितनी है और लायबिलिटी है वो कितनी हमको पे करनी है। जब हमें जो एसेट्स है तो वो एसेट्स के द्वारा ही हम क्या करते हैं, उस बिजनेस की जो वैल्यू है वो निर्धारित करते हैं कि ये बिजनेस हमें कितने में सोल्ड करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या होते हैं, फैसिलिटी सेल्स और बिजनेस के अकॉर्डिंग मिलती है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देखो जब इंडिविजुअल की बात होती है तो अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, बट जब पार्टनरशिप की बात होती है तो अकाउंटिंग का स्कोप भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्टनर होते हैं, उन सभी को सेटिस्फाई करना होता है। तो अकाउंटिंग
क्या होता है, हेल्पफुल करता है किसी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। क्योंकि जब कोई पार्टनर एडमिट किया जाता है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस टाइम वहां पे क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है जो एसेट्स और लायबिलिटी के इनकी डिक्रीज के लिए तैयार किया जाता है। तो इसके द्वारा हम जब कोई पार्टनर हमारा एडमिशन लेगा या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उस समय हमको एक फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, जब हम अकाउंटिंग कंप्लीटली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से रखेंगे। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द प्रिवेंशंस एंड डिटेक्शंस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, कि अगर मान लिया हम अपने बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से रखते हैं तो इससे क्या होगा, जितनी भी एरर्स या फ्रॉड की संभावना है वो क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग के यूज है हमारे वो बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या एडवांटेज हम जिसको कह सकते हैं, जो कि हमारा हेल्पफुल इन मैनेजमेंट इन बिजनेस। मैंने एक मैनेजर को किस किस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिलती है, प्लानिंग में, डिसीजन में, कंट्रोलिंग में। हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और कंप्लीट रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के रिगार्डिंग में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और कॉम्पिटिटिव स्टडी भी हम कर सकते हैं, मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं। हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी, टैक्स की जो असेसमेंट वगैरह है उसको भी तैयार कर सकते हैं। लीगल मैटर में एविडेंस के रूप में भी हम दिखा सकते हैं। और जब बिजनेस हमारा कोई सोल्ड होता है तब भी क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा उसको आसानी से हम सोल्ड कर सकते हैं। एंड हेल्प इन द पार्टनरशिप अकाउंट, और जब कोई पार्टनर एडमिट लेगा या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तब भी क्या होगा, अकाउंट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। एंड हेल्प इन द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, और मतलब एरर्स और फ्रॉड्स, मतलब फ्रॉड और एरर मतलब एक तरह से अशुद्धियां और कपट से बचने के लिए भी अकाउंटिंग हमारी बहुत हेल्प करता है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्या थे एडवांटेज थे, तो स्टूडेंट इस तरह से ये एडवांटेज थे किसके, अकाउंटिंग के। आइए हम करते हैं अकाउंटिंग के लिमिटेशन, क्योंकि देखो किसी कोई भी हो या कोई भी चीज हो कुछ उसकी एडवांटेज भी होगी और कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो इस तरह से हमें एडवांटेज और लिमिटेशन, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। और कल हम जो नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, और हम कल नया चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने। तो आइए करते हैं लास्ट पॉइंट को, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो सीमाएं है, लिमिटेशन है, वो क्या है। सबसे पहले है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, एक पर्सनल जजमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। क्योंकि इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट्स और साइंस दोनों है। बट जो साइंस है उससे कुछ सर्टेन रूल है, मतलब निश्चित रूल है। बट अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, निश्चित नहीं है, ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल जजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अब हम ये करते हैं कि कोई एसेट्स है, हमने मान लिया कोई एसेट्स परचेज की, और मैं कहता हूँ कि ये एसेट्स मेरी 10 ईयर मतलब इसको हम 10 साल चलाएंगे। कोई दूसरा पर्सन आके कहेगा नहीं ये 10 साल ही चलेगी, सिर्फ 5 ईयर ही चलेगी, 5 साल ही चलेगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये पर्सनल जजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंसेशन। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंसेशन में क्या होता है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंसेशन, मतलब जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो कॉन्सेप्ट और कन्वेंसेशन पे अकॉर्डिंग करते हैं। कॉन्सेप्ट में ये मान के चलते हैं कि जैसे अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग जब कोई हम एसेट्स परचेज करते हैं तो ये लेट करके करते हैं, हम एसेट्स ये मान के करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि हम उस एसेट्स को क्या करेंगे, सोल्ड नहीं करेंगे। मतलब हमारा जो बिजनेस है वो क्या होगा कि लंबे समय तक चलेगा, और जो एसेट्स हमने परचेज की है उसका हम लंबे समय तक ही यूज करेंगे। तो इस तरह से हम उस एसेट्स को उसकी कॉस्ट वैल्यू पे एंट्री करते हैं। आफ्टर 2 या 3 ईयर उसकी जो एसेट्स है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, बुक्स के अंदर उसको उसकी कॉस्ट वैल्यू पे उसको शो करते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट और कन्वेंसेशन में क्या रूल रखा जाता है कि जैसे कि अगर हमको ये लगता है कि फ्यूचर में हमारा कोई लॉस होने वाला है तो वो उस लॉस मान के उसकी एंट्री कर देंगे। बट अगर ये लगता है कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट की हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक कि वो प्रॉफिट हमारा एक्चुअल में ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट और कन्वेंसेशन क्या करते हैं, एक इसकी लिमिटेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमको अकाउंटिंग तैयार करनी होती है। नेक्स्ट हमारा इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग के द्वारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्राप्त होती है। क्योंकि ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, वो फर्म का उसी समय होगा जिस समय क्या होगा, फर्म सोल्ड होगी। उससे पहले हम उसके एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में नहीं बता सकते। बट फिर भी हम क्या करते हैं कि फर्म का ईयर टू ईयर 12 महीने में 1 साल बना के उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहते हैं, जो कि एक तरह से क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही है हमारे पास, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। नेक्स्ट है ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कि इसमें जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी से, कि जैसे कि मान लिया हम लोग कोई ट्रांजेक्शन की, हम लोग परचेज या सेल्स किया, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन की चेक करते हैं कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है हमारी। उसके साथ साथ हम क्या चेक करते हैं कि उसको हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे तो मनी का मतलब हमारे पास क्वांटिटी हो गया, तो हम उसकी एंट्री कर देंगे। बट अगर हमारे पास क्वालिटेटिव है, जैसे कि एक एम्प्लॉय के मैनेजर के साथ या ओनर के साथ किस तरह के संबंध है, उसकी हम एंट्री यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई कॉम्पिटिटिव फर्म है, उससे हमें कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, हम उससे एंट्री नहीं कर पाएंगे। या हम हमारे जो फ्यूचर प्लानिंग क्या है उसके द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कितनी मात्रा में हमारे पास क्या होगा। तो इस तरह से हम क्वालिटी इंफॉर्मेशन को ओमिशंस में छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट में देखा जाता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, जो हम अकाउंट तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं, हम उसके जो हमारा समय बीत चुका है, जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। मतलब अपने पास्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट तैयार करते हैं। बट जो हमारा फ्यूचर है वो क्या अनसर्टेन है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, डिमांड वगैरह और प्राइस वगैरह ये सब क्या चेंज होती रहती है। तो इससे यहाँ पे क्या होता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, लिमिटेशन हो जाती है। इसी तरह से अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने अकाउंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं कि वो उसकी जो एक्चुअल स्टेज है, जो एक्चुअल स्थिति है, ठीक है, वही खराब हो जाती है। जैसे कि मतलब मान के चलो कि आपको किसी बैंक से लोन लेना है और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वो आपके चाहे 1 लाख है, लेकिन आपको जो है 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब 5 लाख जो आपको प्रॉफिट की नीड है, ठीक है। आपके पास प्रॉफिट क्या है, 1 लाख है, बट आपको बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने अकाउंट्स में अपनी जो सेल्स है आपकी, इस सेल्स को आप इंक्रीज कर दोगे, इसको इंक्रीज कर दो, इतना इंक्रीज करोगे। या फिर आपके पास जो स्टॉक है, उसकी जो वैल्यू उसको ज्यादा बना दोगे, मतलब उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा दोगे, जिससे कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो आपका प्रॉफिट 5 लाख या इसके आसपास बना दे। तो इस तरह से आप क्या करोगे, लोन लेने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को विंडो ड्रेसिंग करते हैं, मतलब अपने अकाउंट को बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं जब हमें कोई अपने पक्ष में कोई डिसीजन लेना हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो है ये लिमिट है अकाउंटिंग की। तो स्टूडेंट्स हमें इन कमियों के साथ साथ जो हमने की है, इनके साथ साथ हमें अकाउंट्स की जो एडवांटेज है, जो मतलब इसके लाभ है या यूज है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम क्या करेंगे, उनके द्वारा ही हम अपने अकाउंट को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आज का जो टॉपिक है, जिसमें हमने यूजर्स एंड एडवांटेज और लिमिटेशन की है अकाउंटिंग की, ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाता है। कल फिर हम आएंगे अपने नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ आपके साथ। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ आपसे।